नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चलो आज हम एकदम बढ़िया कविता पढ़ने वाले हैं। आप 4-5 बच्चे ही आते हो इसमें, अभी आप 5 हो, तो जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमें पढ़ाना ही है। बाकी जिनको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, कितनी बार बोले, बोल बोल के अब थक गए। उनको पढ़ना नहीं है तो बाद में वो पछताएंगे और क्या। चलो आज एक मस्त कविता जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो यूनिट 2 के सिलेबस में है, पर्वत प्रदेश में पावर, जिसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी। बहुत बढ़िया कवि है हिंदी साहित्य के। जो अच्छे अच्छे कवि हैं उनमें से एक नाम जो है वो है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी ये कविता है पर्वत प्रदेश में पावर। तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। आप पूरा ध्यान देना, बहुत मस्त कविता है। समझोगे तो इजी है, नहीं समझोगे तो थोड़ा हार्ड भी लगेगा। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी जो है उनका जन्म 1900 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है, उनका देहांत जो है 1977 में। वो उत्तराखंड में पैदा हुए थे, अल्मोड़ा में। साहित्य के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है, छायावादी साहित्य में। उनकी कुछ रचनाओं के नाम जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन, ये सब जो है ये उनकी रचनाएं हैं। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। और आज उसमें से एक जो है पर्वत प्रदेश में पावर, वो आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले मैं आपको जो भी बताऊं उस पर पूरा गौर कीजिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा, तो ही आपको ये जो कविता है वो अच्छे से दिमाग में बैठेगी। शुरू करूं? जितने आने होंगे वो आ गए होंगे। यस सर। यस सर। चलो अभी निधि, तेज, कुछ कुछ बच्चे जो हैं जो इसमें जवाब देते हैं, बोलते हैं, लेकिन बाकी की लड़कियां और बाकी के लड़के जो है 10th बी के ग्रुप में, मैं बार हर दिन बोल रहा हूं कि वो अटेंडेंस के लिए आते हैं, ज्वाइन होते हैं, बाद में मोबाइल रख के या तो टीवी देखने लगते हैं, या तो बाहर घूमने लगते हैं, या तो कुछ खेलने लगते हैं, खाने लगते हैं, कुछ भी जो है वो करते हैं, लेकिन पढ़ने में ध्यान नहीं देते। तो भाई साहब ऐसा मत करो, आप क्लास ज्वाइन ही मत करो, तो हमें तो पता चले कि भाई पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं। इसका कोई मतलब नहीं है क्लास ज्वाइन करने का। इसीलिए मैं बार बार पढ़ाते समय बीच बीच में आपको सवाल पूछता रहता हूँ, आपको ये कहता रहता हूँ कि हाँ या ना में जवाब दो, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग मुझे जवाब दे रहे हैं। तभी तो पता चलेगा ना भाई कि कौन पढ़ने में ध्यान देता है, कौन नहीं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावर। अभी कितने आए बच्चे टोटल? 8। 7 सर। 9 अभी 8 हो। हाँ 8 हुए ना, 8 और 9 में, इससे ज्यादा नहीं होते। कोई बात नहीं, जितने पढ़ने वाले हैं चाहे वो भले 2-3 ही हो, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ाने का मजा आता है। बाकी जो पढ़ने वाले नहीं है वो भूखेंगे और क्या। जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो, मैं शुरू करता हूँ पर्वत प्रदेश में पावर। चलो सबसे पहले मैं ये जो कविता का शीर्षक है वो आपको समझा देता हूँ। आपको समझ में आया पर्वत प्रदेश में पावर मतलब क्या? किसी को मालूम है इस शीर्षक का मतलब? हाँ या ना में जरूर जवाब आना चाहिए।
सर इसका मतलब वो जो पहाड़ी प्रदेश है वहाँ पे वर्षा ऋतु होना। बराबर है। अगर पुरानी किताब किसी के पास होगी तो उसमें मैंने सारे अर्थ लिखवाए होंगे, उसके अंदर मैंने ये शीर्षक का अर्थ क्या है वो भी लिखवाया होगा। तो आप भी पेंसिल साथ में रखना और शब्दों के अर्थ वगैरह लिखते जाना। सबसे पहले जैसे आपने बोला वैसे ही ये शीर्षक का मतलब जो है पर्वत प्रदेश में पावस। अब पर्वत आप जानते हो, पर्वत यानी पहाड़, पहाड़ वाले प्रदेश में मतलब पहाड़ी एरिया के अंदर जो पावस ऋतु है, पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु जो अभी चल रही है। वर्षा आ नहीं रही है वो बात अलग है, बाकी अभी चल रही है वर्षा ऋतु। अभी बारिश का सीजन है, मौसम है, लेकिन बारिश नहीं आ रही वो हमारे भाग्य है। तो ऐसे ही जो पर्वत प्रदेश के अंदर जब बारिश का मौसम होता है, वर्षा ऋतु का मौसम होता है, तो उस जगह का वर्णन जो है, कुदरती वर्णन, कुदरती सौंदर्य जो है वो कैसा दिखता है, उसकी कल्पना यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा की गई है। कल्पना मतलब क्या? इमेजिनेशन। इमेजिन। बराबर बराबर। कल्पना मतलब इमेजिन करना कि आपने वो जगह देखी नहीं है, आप उस जगह पर गए भी नहीं हो, लेकिन आपने अपने माइंड में, अपने मन के अंदर एक विचार कर लिया कि पहाड़ी एरिया, आंखें बंद की तो दिखने लगा कि चारों ओर पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पर्वतों की पूरी हारमाला है, उसके ऊपर, पर्वतों के ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ है, हरियाली है चारों तरफ, बीच में जहां जगह है, चारों पर्वतों चारों तरफ जो पर्वत है उनके बीच में जो जगह है वहां पर झील है, मतलब बड़ा सा पानी का तालाब है जो एकदम मस्त भरा हुआ है, और वर्षा ऋतु है, बारिश हो रही है, बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क रही है। तो ये सब जो है वो इमेजिंग है, मतलब कल्पना है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो वर्षा ऋतु की कल्पना की है, और कहाँ पर वर्षा ऋतु की कल्पना, मतलब यहाँ मोरबी में नहीं, यहाँ वर्षा ऋतु की कल्पना करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ वर्षा ऋतु की कल्पना करेंगे ना तो सबसे पहले ये मन में आएगा कि बारिश तो हुई, बादल तो गरजे, बारिश भी हुई, लेकिन सब तरफ पानी भरा है, गंदगी गंदगी है, गटरें जो है वो उभर रही है, लोग जो है वो परेशान है, रोड जो है वो टूट गए हैं, पानी जो है वो जा नहीं रहा है, सब परेशान। ये है इधर की कल्पना। बराबर है ना मैंने जो बोला वो? यस सर। हाँ या ना? इधर की कल्पना जो है Yes, वो वैसी ही होगी, जैसा जहाँ का वातावरण, जैसा जहाँ का माहौल, वैसी कल्पना। अगर मोरबी की कल्पना वर्षा ऋतु की करेंगे तो जो मैंने बोला वही कल्पना के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि हर साल हम वही देख रहे हैं, देखते आते हैं ना हर साल, तो वही कल्पना में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो पर्वत प्रदेश है, जो पहाड़ी एरिया है, और वहाँ की जो वर्षा ऋतु है, पावस ऋतु, उसकी कल्पना जो है बड़ी रंगीन होती है, कुदरती सौंदर्य वहाँ जैसा कहीं नहीं होता। तो इसी कविता के अंदर सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो जो कल्पनाएं की हैं उनके मन से, वही हम इस कविता के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करूं? यस सर। चलो तो फिर अब एक कंडीशन है, कंडीशन ये है, शर्त ये है कि जो जो आप पढ़ते जा रहे हो, जो जो कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो जो कल्पना की है, आपको भी सेम वही कल्पना करनी है। जो जो पढ़ाया जाएगा आपको कल्पना करनी है कि चारों तरफ ऐसे पहाड़ होंगे ऊंचे ऊंचे, उस पर ऐसी हरियाली छाई होगी, कितने सारे पेड़ पौधे होंगे, फूल लगे होंगे, नीचे पानी भरा होगा, झरने बह रहे होंगे, बादल चलते हुए जा रहे होंगे। ये सब आपको क्या है, कल्पना ही करनी है। आंखें बंद करो, देखो, आपको वैसा ही दिखेगा जैसा आप कल्पना कर रहे हो। तो यहाँ पर
वैसे ही आगे हम बढ़ते जाएंगे। चलो शुरुआत करता हूं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पहली 2 लाइनें छोटी सी 2 लाइनें। इसका मतलब ये है कि पावस ऋतु थी, पावस ऋतु थी मतलब वर्षा ऋतु थी, पर्वत प्रदेश। एरिया कौन सा था, प्रदेश कौन सा था, पर्वतीय एरिया, पर्वतीय प्रदेश। ऋतु कौन सी थी, वर्षा ऋतु। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पल पल मतलब क्षण क्षण, एक एक मिनट में। परिवर्तित होना मतलब बदलना, परिवर्तित मतलब क्या, बदलना। लिखते जाना पेंसिल से शब्दों के अर्थ। परिवर्तित मतलब बदलना। क्या बदल रहा है, प्रकृति वेश। प्रकृति मतलब जो हमारा नेचर है उसका वेश, वेश मतलब वो अपनी कंडीशन जो है वो प्रकृति बदल रहती है। जैसे आज मैं हूं, आज मैंने ये कपड़े पहने, कल मैं दूसरे पहनूंगा, फिर तीसरे, फिर चौथे। जैसे हम अपनी वेशभूषा बदलते हैं, शादी में जाते हैं तो अलग, किसी की मृत्यु हुई है तो अलग, अलग अलग तरीके की वेशभूषा हमारी होती है। उसी तरह प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो अपनी वेश जो है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पर पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश मतलब पल पल, क्षण क्षण, थोड़ी थोड़ी देर में प्रकृति जो है वो अपना वेश बदलती है। थोड़ी देर बादल छाते हैं, अंधेरा हो जाता है, थोड़ी देर आसमान खुला हो जाता है, थोड़ी देर बूंदाबांदी होती है, थोड़ी देर भारी बारिश होती है। तो ये क्या है, ये प्रकृति जो है वो अपना वेश पल पल बदलती रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो प्रकृति अपना माहौल जो है, वेश जो है वो बदलती है। आई ये 2 लाइन आपको समझ में? यस सर। यस सर, आ गई समझ में। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि जो अभी हम इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि चारों तरफ मस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, बीच में झील होगी, पानी का तालाब बड़ा वो भरा होगा, पेड़ पौधे बहुत सारे होंगे, हरियाली होगी, फूल लगे होंगे, फल लगे होंगे, और वर्षा ऋतु का मौसम होगा, बादल गरजते होंगे, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आती होगी, पानी के झरने जो है बहते होंगे। ऐसा कभी रियल में देखा आपने कहीं पर भी? जो अभी हम कल्पना कर रहे हैं, जो सुमित्रा नंदन पंत जी की कल्पना है, ऐसा रियल में देखा किसी ने? यस सर। कहाँ पर देखा? सर वो मुंबई के लोनावाला में बरसात के सीजन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखने को मिलता है। बराबर है, हाँ वो उधर होता है। और किसी ने कहीं पर भी देखा? और कोई है जिन्होंने ऐसा देखा? नहीं, कोई नहीं। हाँ सर, नहीं देखा। जहाँ पर्वतीय इलाका जो होता है, जैसे आप माउंट आबू जाते हो तो आपको भी मालूम है कि माउंट आबू जाएंगे तो माउंट जो है, पर्वत जो है बहुत सारे हैं, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, बीच में गहराई होती है, खाई होती है, पानी के झरने बहते हैं, नीचे पानी जमा होता है, पानी भरा रहता है। ऐसा सबसे ज्यादा जो है वो आप हिमाचल में जाओगे, आप जम्मू कश्मीर में जाओगे, आप दार्जिलिंग वगैरह में जाओगे, जहाँ बहुत ही ज्यादा पर्वतीय एरिया है। वहां पर ये मौसम जो है वो आपको बहुत ज्यादा सुंदरता प्रदान करेगा, और जगह जगह पर आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप मान लो कि श्रीनगर घूमने के लिए गए, जम्मू कश्मीर, तो वहां पर बहुत सारी झील है। झील मतलब क्या, एक तालाब, बड़ा सा तालाब, जो पर्वतों के बीच में, पर्वतों का जमा पानी जो पर्वतों के ऊपर से बहता हुआ आता है वो नीचे जमा होता है, वो तालाब भर जाता है, झील वो है तालाब। वहां का पानी का भरा हुआ, चारों तरफ पर्वत है, उसमें बोट चलती है, मालूम है ना, वो सजाई हुई सारी बोटें, उसके अंदर आप बैठते हो, फिर वो खलासी जो है ऐसे ऐसे करके बोट चलाता है, आप बड़ा आनंद लेते हो। चारों ओर जब नजर डालोगे ऐसे तो पर्वत ही पर्वत दिखेंगे,
लेकिन वहां पर कैसे पर्वत है? सफेद पर्वत। क्यों सफेद? क्योंकि बर्फीले पर्वत है। दूसरी जगह कहीं आप जाओगे तो वहां बर्फ नहीं होगी, तो वहां हरे भरे पेड़ पौधे वाले पर्वत होंगे। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर आपको इस तरह का वातावरण जो है वो देखने के लिए मिलेगा। बड़ा मजा आता है, मन को शांति मिलती है, नजारा अच्छा होता है, आंखें जो है वो चमकदार हो जाती है देख देख के, बहुत मजा आता है। थोड़े साल पहले हम केरला के टूर में गए थे, तब तो आप बहुत छोटे होंगे, शायद सेकंड थर्ड में पढ़ते होंगे। उस समय हम केरला के टूर में गए थे। केरला में भी पूरा, क्योंकि पूरा केरला क्या है? पर्वतीय एरिया। पूरे केरला में कहीं पर भी आप घूमोगे सब जगह पर्वत ही पर्वत है। वातावरण एकदम अच्छा है, हरे भरे पेड़ है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, समुद्र किनारा भी है, तो बड़ा मजा आता है घूमने का। आंखें जो है वो देखकर ही आनंदित हो जाती है। इच्छा होती है ना घूमने की आपको भी, कि नहीं? घूमने का शौक है कि नहीं? यस सर है। यस सर है। यस सर है। लगभग किसी को घूमने का शौक नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। एक बात जरूर है कि जब 7-8 दिन 10 दिन आप घूम लोगे तो फिर घर की याद जरूर आएगी, क्योंकि दुनिया का आखिरी छोर गिनो तो वो घर ही है। घर जैसी शांति कहीं नहीं मिलती, और घर जितनी नींद कहीं नहीं आती, घर जितना आराम कहीं पे भी नहीं होता। चाहे आप कितना भी कहीं पे भी घूम लो, लेकिन घर आने पर एकदम मानसिक शांति होती है, मजा आता है। घूमने का भी मजा होता है, उसका भी एक अलग मजा है। चलो, ये 2 लाइन मैंने आपको समझा दी। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अब 4 लाइन और है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। देखो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी ने किया है। पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन समझोगे तो बड़ी अच्छी कल्पना है, मजेदार। मैं आपको समझाता हूँ। मेखलाकार मतलब क्या मालूम है? मेखलाकार मेखलाकार का मतलब मालूम है आपको? नहीं सर, नहीं मालूम। अगर आप पीछे शब्दों के अर्थ देखोगे तो वहां पर भी दिया होगा इसका अर्थ, लेकिन उसको भी पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा कि मेखलाकार मतलब क्या। लिखा है पीछे मेखलाकार का मतलब? कि किताब लेके बैठे ही नहीं हो? यस सर, लिखा है। क्या लिखा है? करधनी के आकार का लिखा है, लिखा होगा ऐसा। तो अब मुझे बताओ, करधनी के आकार का वहां पर मेखलाकार शब्द का अर्थ लिखा है, करधनी के आकार का क्या होता है? करधनी के आकार का मतलब क्या? सर मतलब जो पहाड़ होते हैं वो छोटे बड़े ऊपर नीचे टाइप के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया वैसे। मैंने अर्थ पूछा। मेखलाकार का अर्थ होता है करधनी के आकार का। तो अब आपको अर्थ दिया है, पीछे लिखा है करधनी के आकार का। तो करधनी के आकार का मतलब क्या? अब उसका मतलब तो आप जानते नहीं हो।
तो ये तो मुझे बताना पड़ेगा। तो सुनो, ये मेखलाकार शब्द जो है, मेखलाकार का मतलब होता है करधनी के आकार का। करधनी मतलब कमर, करधनी मतलब कमर। हमारा आकार कैसा होता है शरीर का? इस तरह होता है ना, देख रहे हैं मेरा हाथ दिख रहा है आपको? हमारा शरीर का आकार कैसा होता है? इस तरह से होता है, ऐसा कि नहीं? यस Yes, सर, होता sir. है। हाँ, Yes, तो sir. उसी तरह, हाँ तो उसी तरह ये पर्वत का आकार होता है ऐसा। इसी तरह ये पर्वत का आकार होता है ऐसा, इसलिए इसको मेखलाकार कहा गया है। मतलब करधनी के आकार का, कमर के आकार का, कमर जो है हमारी उसके आकार का, यानी मेखलाकार। एक के बाद एक पर्वत जो है वो उसी तरह हमारे शरीर की तरह ऐसे ही ऊपर नीचे होते हैं, उसे कहते हैं करधनी के आकार का। यानी कि कमर जैसा आकार जो है वो पर्वतों का होता है इस तरह। तो मेखलाकार पर्वत अपार, अपार का मतलब क्या? बोलो बोलो, ट्राई करो। अपार का मतलब क्या? सर अनलिमिटेड मतलब, सर अनलिमिटेड। बराबर, हाँ अनलिमिटेड। अपार का मतलब होता है कि जो खत्म ही ना हो, बहुत ज्यादा हो, उसे कहते हैं अपार। जैसे आपने अनलिमिटेड बोला ना, जिसकी कोई लिमिट ना हो, वैसे जो अपार का मतलब होता है कि जो आप नजर डालो वहां तक सिर्फ आपको पर्वत ही पर्वत दिखते हो, इसका अंत ना दिखता हो, वो अपार है। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पर्वत, उसे कहते हैं अपार। तो पहली लाइन ये है कि मेखलाकार पर्वत अपार, कमर के आकार का, करधनी के आकार के जो पर्वत है वो अपार है। अपार मतलब बहुत सारे, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, नजर डालो वहां तक पर्वत ही पर्वत है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, अपने सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजारों, लिख लेना शब्दों के अर्थ। सहस्त्र मतलब हजारों, दृग सुमन, दृग सुमन, सुमन मतलब पुष्प, फूल। तो दृग सुमन का मतलब हुआ पुष्प रूपी आंखें, फूल रूपी आंखें। दृग सुमन का मतलब फूल रूपी आंखें, लिखते जाना। दृग सुमन का मतलब फूल रूपी आंखें। और लास्ट में एक शब्द है फाड़, फाड़ मतलब ऐसे आंखें खोल के, आंखें फाड़ के। अब दोनों लाइन का मतलब मैं समझाता हूं, समझ लो। मेखलाकार पर्वत अपार, करधनी के आकार के बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे पर्वत है। अपार मतलब बहुत ही ज्यादा। अपने सहस्त्र दुग सुमन फार, अपने सहस्त्र, सहस्त्र मतलब हजारों, यानी अपनी हजारों फूल रूपी आंखें, दृग सुमन मतलब फूल रूपी आंखें, फाड़कर, देखकर, मतलब ऐसे आंखें खोलकर, फाड़कर। अवलोक रहा है बार बार, अवलोकना मतलब देखना, लिखते जाना शब्दों के अर्थ। अवलोकना मतलब देखना। लिख लिया? यस सर। अवलोकना मतलब देखना। अवलोक रहा है बार बार मतलब देख रहा है बार बार। नीचे जल में, नीचे जल में, जल मतलब पानी, नीचे जल में निज महाकार, निज मतलब खुद का, निज मतलब खुद, लिखना उधर ही, निज जहां लिखा हुआ है लिखना खुद। निज मतलब खुद, जहां जहां ये लिखा होता है वहां शब्दों के अर्थ आपको लिखते जाने हैं। निज मतलब खुद। महाकार,
महाकार। क्या होता है इसका मतलब महाकार का? विशाल आकार। बराबर। इसकी संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? महा मतलब बहुत बड़ा, प्लस आकार। आकार मतलब ये जैसे हमारा शरीर का आकार है वैसे पर्वतों का आकार। तो जब महा प्लस आकार मिल जाएंगे तो ये स्वर संधि है, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, तो बन जाएगा महाकार। महा प्लस आकार यानी महाकार, यानी विशाल। महा मतलब बहुत बड़ा, विशाल जिसका विशाल आकार है। किसका विशाल आकार है? बोलो बोलो। विशाल नदी आकार का होता है सर, नदी का। पर्वत का। नदी का कहाँ से? पर्वत का। ओ बहन जी, आप कहाँ चले गए? यहाँ नदी की तो कोई बात आई ही नहीं है। आप नदी कैसे जो है बोलने लगे? जल आया इसलिए? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो ध्यान से समझो। अब चारों लाइनें मैं आपको एक साथ समझाऊंगा ताकि आपको फटाक से समझ में आ जाए। मेखलाकार पर्वत अपार यानी करधनी के आकार के, कमर के आकार के पर्वत जो है वो अपार है, बहुत ही ज्यादा है। वो जो पर्वत है वो अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखें, फूल रूपी आंखों से, फूल रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर। अब फूल रूपी आंखें कैसे? ये तो कल्पना है। फूल रूपी आंखें कैसे? पर्वत की आंखें होती है। पर्वत जो होता है, पहाड़ जो होता है, उसकी आंखें होती है। हाँ या ना? पर्वत की आंखें होती है। सर ऐसे बोलो। तो नहीं होती, बट ये इमेज सर ऐसे तो नहीं होती ये, पर इमेजिनेशन है। तो इसमें जो पर्वत के ऊपर बहुत सारे फूल है तो उसको फूल रूपी आंखें मतलब ऐसे बोला गया। बराबर है। वेरी गुड। ये तू जो समझी वो 100% सही समझी है। यहाँ पर वैसे तो पर्वत की आंखें नहीं होती, लेकिन यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने कल्पना की है कि पहाड़ के ऊपर जितने भी पुष्प हैं, फूल हैं जो पौधों में उगे हुए हैं, वो फूल मतलब पहाड़ की आंखें। उन्होंने कल्पना की कि जितने भी फूल पहाड़ के ऊपर हैं वो पहाड़ की आंखें हैं। यानी फूल तो कितने होंगे? हजारों होंगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि अपनी हजारों फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर अवलोक रहा है बार बार। अवलोक रहा है मतलब देख रहा है बार बार। अवलोकना मतलब देखना। देख रहा है बार बार नीचे जल में। नीचे जो जल है, पर्वत के नीचे जो जल है, पानी है, उसमें निज महाकार। निज मतलब खुद का, महाकार मतलब विशाल आकार। यानी पर्वत जो है वो अपनी फूल रूपी आंखों से नीचे पानी के अंदर जो तालाब भरा है उसके अंदर वो अपना विशाल आकार, पर्वत तो बड़ा ही होता है, वो अपना विशाल आकार अपनी फूल रूपी आंखों को फाड़ फाड़ के नीचे जल में देख रहा है, अपना खुद का आकार। आया समझ में? यस सर। यस। हाँ, जैसे हम पानी के किनारे कहीं पर भी खड़े हैं तो हमारी परछाई दिखती है ना अंदर पानी में। हम खुद को देख पाते हैं पानी के अंदर। देख पाते हैं कि नहीं? यस सर, देख पाते हैं। हाँ, वैसे ही पहाड़ जो है उसका तो बड़ा आकार है, विशाल आकार है। पर्वत छोटा तो होता नहीं है, पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है। तो वो अपनी हजारों फूल रूपी आंखों से अपने खुद का जो विशाल आकार है, विशाल शरीर है पहाड़ का, वो खुद नीचे भरे हुए जल के अंदर वो अपने आप को देख रहा है।
इसके बाद 2 लाइनें हैं। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। देखो कितना बड़ा इजी और अच्छा है, कल्पना कितनी अच्छी है। यहाँ लिखा है कि जिसके चरणों में, चरण मतलब क्या? पैर। बराबर, हमारे पांव उसे कहते हैं चरण, पैर जो है उसे कहते हैं चरण। तो जिसके चरणों में पला ताल, ताल मतलब तालाब, लिख लेना, ताल मतलब तालाब, लिखते जाना। चरण मतलब पैर, चरण मतलब पैर, ताल मतलब तालाब। तो ये लाइन का मतलब हुआ जिसके चरणों में, मतलब पहाड़ के चरणों में, पैरों में, जिसके चरणों में पला ताल, पला मतलब पल रहा है, रह रहा है, ताल मतलब तालाब। तालाब किसके चरणों में पल रहा है? पहाड़ों के। हाँ, क्योंकि पर्वत की चोटी जो है, पर्वत की चोटी वो उसका सिर है, लेकिन पर्वत का नीचे वाला हिस्सा है वो उसके पैर है। तो पर्वत के चरणों में पलाताल मतलब पहाड़ के चरणों में, पहाड़ के पैरों में पल रहा है तालाब। दर्पण सा फैला है विशाल। दर्पण मतलब क्या? दर्पण मतलब क्या है? सर आईना। आता है दर्पण का? मास्टर। बराबर है। सर मिरर। हाँ, आईना। दर्पण मतलब आईना, જેને આપણે ગુજરાતીમાં અરીસો, આબલું, बहुत सारे देशी शब्द है। तो दर्पण मतलब आईना, जिसके अंदर हम अपना आकार देख पाए। तो यहाँ कहा है दर्पण सा फैला है विशाल, आईने की तरह विशाल आकार में फैला है। कौन कौन? पानी। तालाब। तालाब बड़ा विशाल तालाब है, बहुत बड़ा। लेकिन एक चीज याद रखनी है आपको कि यहाँ तालाब की कल्पना जो है, समानता जो है, वो किसके साथ की? तालाब को क्या कहा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने? पहाड़ों के चरणों। ताल। किसके साथ समानता की तालाब की? सुमित्रा नंदन पंत जी ने तालाब की समानता किससे की? पर्वत के साथ। नहीं 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 नहीं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। सुमित्रा नंदन पंत जी ने तालाब की समानता दर्पण से की, आईने से। उन्होंने कहा कि ये तालाब जो है वो तालाब नहीं है, वो आईना है, आईना। उसके अंदर ये जो बड़ा पर्वत है वो अपना खुद का चेहरा, खुद का विशाल आकार इस आईने के अंदर, यानी तालाब को सुमित्रा नंदन पंत जी ने आईना कहा। क्यों? क्योंकि पर्वत उसके अंदर अपना आकार देखता है। हम अपना मुंह किस में देखते हैं? आईने में। तो यहाँ पर आईना क्या है? तालाब। यहाँ पर आईना तालाब है। तालाब के अंदर पर्वत को अपना विशाल आकार जो है वो दिख रहा है। आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि ये प्रश्न का जवाब है। प्रश्न आएगा कि तालाब की समानता पंत जी ने, बेटा माइक, यहाँ पर इसी चैप्टर के अंदर सवाल आएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने तालाब की समानता किससे की है? तो आप जवाब में क्या लिखोगे? सुमित्रा नंदन जी ने तालाब की समानता आईने। दर्पण से की है। हाँ बराबर, दर्पण लिखो या आईना लिखो, दोनों एक ही है। आप ऐसा लिखोगे कि दर्पण से की है तो भी ठीक है, आप लिखोगे कि आईने से की है तो भी ठीक है, दोनों राइट है, 100% राइट।
याद रखना, एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। तो ये 2 लाइन का मतलब हुआ, जिसके चरणों में पलाताल, मतलब पर्वत के चरणों में, पैरों में पल रहा है बड़ा सा तालाब, दर्पण सा फैलाए विशाल। वो तालाब जो है वो दर्पण की तरह, आईने की तरह विशाल फैला हुआ है, और उसी दर्पण से, उसी आईने में पर्वत जो है वो अपना विशाल आकार जो है वो अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से नीचे तालाब में देखता। आ गया यहाँ तक समझ में सबको? यस सर, आ गया। यस सर। सर हाँ, आपकी तो इसमें वीडियो ब्लर है सर। एक मिनट, अभी ब्लर हुआ कि कब का है? सही है सर। दिखा अब? यस दिखा ना अब? यस सर। यस तो इतना जो आप समझे, उसके अंदर 3-4 प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए। आपको यह सवाल पूछा जाए कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपनी कविता पर्वत प्रदेश पावस में पर्वत को कैसा बताया है? तो क्या कहोगे आप? तो आप कहोगे कि पर्वत को करधनी के आकार का बताया गया है। करधनी के आकार का मतलब कमर के आकार का, मेखलाकार। फिर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि पर्वत, कविता पर्वत प्रदेश में पावस, उसमें पहाड़ अपना विशाल आकार तालाब में यानी कि आईने में किस प्रकार देख पाता है, कैसे देख पाता है? तो क्या जवाब दोगे? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? चलो रिपीट करने की बजाय मैं जवाब दे देता हूं। तो आप कहोगे कि भाई जो पहाड़ है वो अपना विशाल आकार नीचे तालाब में यानी कि आईने में अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है, अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको ये जो हमने पढ़ा अभी तक उसमें आपको मिल गए हैं और आपको याद भी रह गया है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो याद रह गया ना, उतर गया ना दिमाग में? यस सर, उतर गया। यस सर। हाँ, क्योंकि ये कल्पना ही है। सुमित्रा नंदन पंत जी कल्पना करते हैं कि तालाब जो है वो एक आईना है, पहाड़ जो है वो कमर के आकार के हैं, उस पर लगे हुए पुष्प जो है वो पहाड़ की आंखें हैं। ये सब क्या है? कल्पना है। आपको इमेजिन करना है कि इस तरह से पहाड़ होगा, इस तरह से उस पर फूल लगे होंगे, वही फूल उसकी आंखें हैं, उससे वो तालाब में, नीचे भरे हुए तालाब में वो अपनी विशाल आकार को देखेगा। तो तालाब क्या है? वो एक आईना है जिसमें पहाड़ अपने आप को देखता है। तो ये सब कल्पना है। आपको प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं। चलो नेक्स्ट 4 लाइनें हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं जाग भरे निर्जर। 4 लाइनें हैं, छोटी छोटी लेकिन बड़ी कठिन है छोटी छोटी 4 लाइनें लेकिन कठिन है। वैसे समझने के बाद बड़ी इजी है। समझा पाओगे कोई? आप में से कोई समझा पाएगा ये 4 लाइन जो है वो क्या कहना चाहती है? जैसा भी आए ट्राई करो। चलो चलो ट्राई करो। गलत हो गया तो भी शाबाशी मिलेगी, सही हुआ तो भी मिलेगी, चिंता मत करो। आपने ट्राई की उसके लिए शाबाशी। आएगा हाँ या ना?
नो सर। छोटी छोटी 4 लाइनें हैं, नहीं आएगा। छोटी छोटी 4 लाइनें हैं, इसको समझाने में भले जैसा भी सर 50% तो सर आएगा ना। हाँ। सर 2 लाइन समझ में आई सर। सर गिर गिर गोवर गाकर झरझर मध्य में नस नस उत्तेजित कर, मतलब सर इसका वो जो बारिश होती है तो मतलब झरझर जो बारिश होती है तो उससे क्या कहते हैं, जो पहाड़ है वो बहुत गौरव करता है, और उसके मध्य में नस नस उत्तेजित कर मतलब सूखी वो नदियां होती हैं वो बहने लग जाती हैं। किसने जवाब दिया? निधि ने। यस सर। चलो शाबाशी तो तुम्हें मिल गई, लेकिन जवाब जो है वो गलत है। ट्राई की उसके लिए शाबाशी, लेकिन जवाब जो है वो गलत है। और कोई ट्राई करना चाहता है? और कोई ट्राई करना चाहता है, हाँ या ना? नो सर। ठीक है, चलो तो मैं समझा देता हूँ, समझ लेना। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा वैसा ही है, दिखने में छोटी छोटी लाइनें हैं, 4 ही लाइन छोटी छोटी, लेकिन समझने में बड़ी कठिन है। समझ जाओगे बाद में इजी लगेगा, ओह ये तो बराबर है, क्योंकि ये सारी कल्पनाएं हैं। चलो मैं समझाता हूँ। गिरी का गौरव गाकर झरझर, गिरी मतलब पर्वत, अर्थ लिखते जाओ। गिरी मतलब पर्वत, अर्थ लिखते जाना। गिरी मतलब पर्वत, गौरव मतलब क्या? गौरव मतलब क्या? अपने पर नाश होना। सर प्राउड होना। बराबर है। गर्व, गौरव, जो आपने कहा नाज, वो सब एक जैसे ही शब्द है। गौरव मतलब क्या कि गिरी का गौरव, यानी गिरी मतलब पर्वत, पर्वत का गौरव। गौरव मतलब क्या? उसकी अच्छी अच्छी बातें जिस पर गर्व किया जाए, जिस पर आप गर्व कर सकते हो, प्राउड फील कर सकते हो, उसे कहते हैं गौरव। गिरी का गौरव गाकर झरझर, अब झरझर क्या बहता है? झरने। झरझर जो है वो झरने बहते हैं पहाड़ों से, पहाड़ों से झरने बहते हैं और बाद में वो नदियों की तरह जो है वो बह जाते हैं। बहते हैं ना, नदियों में ही जाते हैं। अब नदियां जो है वो बहती हुई समुद्र में मिलती है, क्योंकि पानी जो है वो एक जगह तो टिकता नहीं है। तालाब जो है, तालाब भर गया तो अब पानी कहाँ जाएगा? वो नदियों में ही जाएगा। वो झरने जो है वो बहते हुए सीधे नदियों में जाएंगे, नदी जो है वो बहती हुई समुद्र में मिलेगी। यही जो है बारिश के मौसम में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। देखो अब दूसरी लाइन, मद में नस नस उत्तेजित कर। यहाँ मद शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ मद का अर्थ क्या है? मस्ती। बराबर है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि मद का दूसरा अर्थ क्या है? आता है, हाँ या ना? क्या? मद का यहाँ पर जो अर्थ है, मद का यहाँ पर जो अर्थ है वो है मस्ती, जो आपने बोल दिया। मद मतलब मस्ती, मस्ती में। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है मद का? दूसरा अर्थ आता है किसी को? मजाक उड़ाना। दूसरा अर्थ है मद का अभिमान। मद मतलब अभिमान। क्या? अभिमान। हाँ, लेकिन यहाँ पर मद का अर्थ अभिमान नहीं है, यहाँ पर मद का अर्थ मस्ती है। तो
दूसरी लाइन है मद में नस नस उत्तेजित कर। नस मतलब क्या? हमारी जो रग होती है उसे कहते हैं नस। अपना माइक ऑफ कर दो बेटा, जिसका भी माइक ऑन है। मद यानी कि मस्ती में अपनी नस जो है, नस यानी कि हमारी जो रगे होती हैं वो, वैन। मद में नस नस उत्तेजित कर, मस्ती में एक एक रग जो है उसको उत्तेजित कर। उत्तेजित करना मतलब क्या? उत्तेजित करना मतलब क्या? उत्तेजित मतलब क्या? उत्साह करना। आता है किसी को? बराबर है। उत्तेजित मतलब उत्साहित। उत्तेजित मतलब क्या? उत्साहित। बहुत ही ज्यादा उत्साह में होते हैं व्यक्ति, बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, उसे कहते हैं उत्साहित। अंदर से इतना उत्साह होता है कार्य करने का, कुछ भी करने का उत्साह, उसे कहते हैं उत्तेजित। मस्ती में, बहुत ही ज्यादा मस्ती में। तो मद में नस नस उत्तेजित कर मतलब मस्ती में एक एक रग जो है वो उत्तेजित है, उत्साहित है। तीसरी लाइन है मोती की लड़ियों से सुंदर। मोती तो आप जानते हो, लेकिन मोती की लड़ियां मतलब क्या? मोती का हार। बराबर है, मोती की हार माला। मोती की लड़ियां मतलब क्या? मोती की हार माला, यानी कि मोती की पूरी लाइन। मोती की लड़ियों से सुंदर यानी मोती की जो पूरी लाइन है, मोती की जो पूरी हार माला है उससे भी सुंदर, मोती की हार माला से भी सुंदर। झरते हैं झाग भरे निर्जर। झरते हैं यानी कि वो पानी जो है वो नीचे झरता है, गिरता है। झरते हैं झाग भरे निर्जर। निर्जर मतलब नदी, तालाब। निर्जर मतलब नदी, तालाब। निर्जरी मतलब नदी, निर्जर मतलब नदी, तालाब। तो चौथी लाइन का मतलब हुआ झरते हैं झाग भरे निर्जर। झरते हैं मतलब नीचे पानी गिरने से बनते हैं झाग। झाग तो जानते हो ना, कि झाग नहीं जानते? झाग मतलब क्या जानते हो? बबल। हाँ सही जानते हैं। बराबर बराबर। ગુજરાતીમાં આપણે એને ફીણ, શું કહીએ? ફીણ। ऐसा ही बोलते ना गुजराती में, फीण। हाँ, छीण छीण। छीण नहीं, फीण, फीण। झाग का मतलब, जैसे आप कपड़े धोते हो, साबुन घिसते हो कपड़े के ऊपर, तो क्या पैदा होता है? झाग पैदा होता है, फीण। जो बबल्स आपने बोले ना वो। तो ऐसे ही बहुत जोर से जब पानी गिरता है पानी के अंदर तो बबल्स पैदा होते हैं, झाग। अब टाइम और हो गया है, ऊपर 2-3 मिनट चली गई है, इसलिए यहां पर मैं रखता हूं। आज का आपका होमवर्क जो है वो टोटल 7 ही क्वेश्चन है, इसके 7। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। 1 नहीं है, 1 जो है वो बाद में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, लेकिन आपको तो कंटिन्यू नंबर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो जाने चाहिए। आज आपको 2 लिखने हैं, दूसरा और तीसरा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट आपको? आज जो पढ़ा उसमें कोई डाउट? ठीक है, तो फिर मिलते हैं हमारे लेक्चर में कल। चलो, धन्यवाद।